दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आप सब यही सोच रहे होंगे कि इस चैनल पर पिछले काफ़ी समय से कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही। असल में यूट्यूब ने बिना किसी रीजन के ये चैनल टर्मिनेट कर दिया था और बहुत कोशिश करने के बाद भी ये चैनल रिकवर नहीं हो पाया था। 3 महीने कोशिश करने के बाद मैंने भी हार मान ली थी, लेकिन अभी 5-7 दिन पहले मैंने यूं ही एक बार फिर से यूट्यूब को मेल किया और फिर पूरे 6 महीने के बाद अपना चैनल वापस आ गया। दोस्तों इस दौरान मुझे सबसे बुरा इस बात का लग रहा था कि मैं अपनी YouTube फैमिली से चाहकर भी किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड ही नहीं थे। इसलिए फ्यूचर में दोबारा कभी ऐसा ना हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और साथ में मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें मैं वो सभी मूवीज़ अपलोड किया करूँगा जिनका यूट्यूब पर एक्सप्लेनेशन वीडियो आया करेगा। इसलिए अगर आप इन मूवीज़ को भी देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं आज की मूवी की तरफ, जिसका नाम है महाराजा। ये मूवी इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी की शुरुआत साल 2009 के समय को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम महाराजा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सैलून में काम करता है। महाराजा की फैमिली में उसकी बीवी और उसकी एक बेटी होती है जिनसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब एक दिन राजा अपने घर के सामने वाली दुकान से ही अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद रहा था और इसी दौरान उसकी बीवी और बेटी घर की दहलीज पर बैठे हुए थे और महाराजा दुकान से ही अपनी बीवी को खिलौने दिखाकर उसे पसंद करवा रहा था। और जब महाराजा खिलौने खरीद ही रहा था तभी एक ट्रक बेकाबू होकर सीधा उसे घर से टकरा जाता है और इस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ खत्म हो जाती है। अब कहानी साल 2023 में आती है, जहाँ पर हम महाराजा की बेटी ज्योति को देखते हैं जो कि अब 10th स्टैंडर्ड में हो गई थी। लेकिन ज्योति का मन पढ़ाई में लगने की बजाय स्पोर्ट्स में ज़्यादा लगा करता था, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी लेकिन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी। और इसी वजह से स्कूल में सभी टीचर उसकी कंप्लेंट किया करते थे। मगर उन सभी के बीच में उसकी एक पीटी टीचर होती है जिसका नाम होता है आसिफा, जो कि ज्योति को काफ़ी पसंद किया करती थी और उसे सपोर्ट किया करती थी। इसके बाद महाराजा के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ रहता है। उनके घर में एक डस्टबिन होता है जिसका नाम इन्होंने लक्ष्मी रखा होता है और महाराजा और ज्योति इस डस्टबिन को भी घर का सदस्य ही मानते थे और यहाँ तक कि वो लोग इसे मंदिर में रखकर इसकी पूजा तक किया करते थे। असल में साल 2009 में जब ट्रक उनके घर में घुस गया था तो उसकी वजह से उनका पूरा घर गिर गया था और उस वक्त इस डस्टबिन ने ज्योति को कवर कर लिया था और इसी वजह से ही ज्योति जिंदा बच पाई थी। अब एक दिन ज्योति की कंप्लेंट इतनी बढ़ गई थी कि स्कूल का प्रिंसिपल महाराजा को स्कूल में बुलाकर उसके सामने ज्योति को डांटने लगता है और प्रिंसिपल महाराजा को बताता है कि ज्योति ने स्कूल फंक्शन के दौरान जूस में शराब मिलाकर चीफ गेस्ट को पिला दी थी। जिस पर महाराजा कहता है कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, जरूर आपसे कोई गलती हुई है। जिसे सुनकर प्रिंसिपल बुरी तरह से भड़क जाता है और वो ज्योति को स्कूल से निकालने ही वाला था, लेकिन तभी आसिफा एक लड़के को लेकर वहां पर आ जाती है और प्रिंसिपल को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर बताती है कि जूस में शराब ज्योति ने नहीं बल्कि इस लड़के ने मिलाई थी। जिसके बाद प्रिंसिपल उस लड़के को एक थप्पड़ मारता है। बचपन से लेकर आज तक महाराजा ने भी अपनी बेटी को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज प्रिंसिपल ने बिना किसी वजह से उसे बहुत बुरी तरह से डांटा था, जिसकी वजह से महाराजा को बहुत बुरा लगता है और वो प्रिंसिपल को ज्योति से माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन प्रिंसिपल माफी मांगने की बजाय सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन महाराजा भी जिद पर अड़ चुका था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ती है। अब इस सब से हम समझ सकते हैं कि महाराजा अपनी बेटी ज्योति से कितना प्यार करता है और वो उसके लिए किसी से भी भिड़ सकता है। खैर अब एक दिन ज्योति महाराजा को बताती है कि उसे 7 दिनों के लिए कंपटीशन के लिए स्पोर्ट्स कैंप जाना होगा और अगले दिन वो आसिफा और स्कूल के कुछ बच्चों के साथ कंपटीशन के लिए चली जाती है। अब एक रात हम देखते हैं कि महाराजा के घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और वो खुद भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। अब अगले सीन में हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि एक गैराज में जाता है। असल में इस आदमी ने कुछ दिन पहले अपनी कार इसी गैराज में सर्विस के लिए दी हुई थी और उस वक्त उसकी कार में एक चश्मा था जो कि उसे किसी खास इंसान ने गिफ्ट किया था और उसको लग रहा था कि किसी मैकेनिक ने ही उस चश्मे को चुराया होगा। और वो अमीर आदमी सभी कार मैकेनिक से उस चश्मे के बारे में पूछता है, लेकिन उन लोगों को चश्मे के बारे में कुछ नहीं मालूम था, जिसकी वजह से अमीर आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को पीटने लगता है। तभी वहां पर धना नाम का एक मैकेनिक आता है और धना ने ही उस कार को सर्विस करने के बाद डिलीवर किया था। अब गैरेज का मालिक धना से उस चश्मे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इससे पहले धना कोई जवाब देता वो अमीर आदमी उसे भी पीटने लगता है और उसे शाम तक वो चश्मा दे जाने के लिए बोलकर चला जाता है।
अब रात के समय वो अमीर आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में बैठकर दारू पी रहा था। तभी वहां पर धना आता है और उसके हाथ में वो अमीर आदमी का चश्मा था और वो सबके सामने उसका चश्मा दीवार में मारकर तोड़ देता है और फिर उस अमीर आदमी और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक गैराज में काम करने वाले मामूली से आदमी में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो अकेला ही उस अमीर आदमी और उसके साथियों को मारने के लिए उनके ही ठिकाने पर पहुंच गया। खैर, अब अगले सीन में हम महाराजा को देखते हैं, जो कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन आया हुआ था। जहां पर सब इंस्पेक्टर आर के पुरम के पूछने पर वो बताता है कि कल रात जब 10 बजे वो अपने काम से घर लौटा तो उसके घर में 3 लोग पहले से ही घुसे हुए थे और उन्होंने पीछे से एक रोड से उस पर हमला कर दिया और लक्ष्मी को उठाकर ले गए। जिसे सुनकर सब इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि लक्ष्मी उसकी कौन लगती है, जिसके जवाब में महाराजा उसे लक्ष्मी की एक फोटो दिखाता है। और जैसे ही सब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लक्ष्मी एक डस्टबिन है, वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो महाराजा को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन महाराजा सीरियस था और वो कहता है कि जब तक मेरी लक्ष्मी नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर आर के पुरम को गुस्सा आ जाता है और वो महाराजा को पीटने लगता है। लेकिन महाराजा टस से मस नहीं होता और सभी पुलिस वाले मिलकर महाराजा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और इसी हाथापाई में पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक पुलिस इंस्पेक्टर वरदराजन को देखते हैं, जो कि एक चोरी के केस पर काम कर रहा था। असल में वरदराजन खुद ही चोर को भेजकर एक इनकम टैक्स ऑफिसर के घर से गहने चोरी करवाता है और फिर चोर को पकड़ने का नाटक करके उन गहनों जैसे ही नकली गहने बनवाकर इनकम टैक्स ऑफिसर को दे देता है और असली गहने अपने पास ही रख लेता है और ये उसका रोज का था। इसके बाद वरदराजन उसी पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां पर महाराजा अपनी कंप्लेंट लिखवाने आया हुआ था, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन वरदराजन के अंडर था। जब वरदराजन वहां की हालत देखता है तो वो सब इंस्पेक्टर से इसके बारे में पूछता है, तो सब इंस्पेक्टर उसे महाराजा के बारे में बताता है और महाराजा अभी भी पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ था। इसके बाद वरदराजन महाराजा से उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में महाराजा उसे भी वही कहानी सुनाता है जो कि उसने सब इंस्पेक्टर आर के पुरम को सुनाई थी। जिसे सुनकर वरदराजन भी हैरान हो जाता है और वो महाराजा को नया डस्टबिन खरीदने के लिए पैसे देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन महाराजा को अपना ही डस्टबिन चाहिए था, क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ एक डस्टबिन नहीं बल्कि उसके परिवार का एक हिस्सा था जिसने उसकी बेटी की जान बचाई थी। और ये सुनकर वरदराजन को गुस्सा आ जाता है और वो महाराजा को उठाकर बाहर फिकवा देता है और कहता है कि अगर तुमने पुलिस स्टेशन में दोबारा कदम रखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन इसके बावजूद महाराजा फिर से थाने में वापस आ जाता है और वरदराजन को 40,000 रुपए देकर कहता है कि अगर वो उसकी लक्ष्मी मतलब डस्टबिन को ढूंढ देंगे तो वो उसे 5 लाख रुपए और देगा। जिसे सुनकर वरदराजन उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर लेता है। इसके बाद पुलिस वाले महाराजा के घर पर जाते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और घर पर वरदराजन को महाराजा के सेविंग अकाउंट की कॉपी मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि महाराजा के सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हैं। जिसे देखकर वरदराजन को महाराजा पर शक होने लगता है और उसे पूरा विश्वास था कि इस घर में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे महाराजा छुपा रहा था। अब अगले सीन में हमें साल 2009 का समय दिखाया जाता है, जहां हम सैल्वा नाम के एक चोर को देखते हैं, जो कि ऐसे घरों में चोरी करता था जिनमें कोई मर्द ना हो, सिर्फ औरतें ही रहती हों, और चोरी के बाद वो औरतों को सेक्सुअली असोल्ट करता और उन्हें खत्म कर देता था। सैल्वा दिन में बिजली के सामान की दुकान चलाता था और रात में चोरी करता था और इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी नहीं। सैल्वा के परिवार में उसकी बीवी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था अम्मू, और यहाँ पर हम अम्मू की कमर पर एक चोट का निशान भी देखते हैं। और सैल्वा के घर में हम महाराजा की लक्ष्मी यानी कि उसके डस्टबिन को भी देखते हैं। अब यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि वरदराजन का वेट कर रहा था कि तभी वहाँ पर उसी गैराज का मालिक आता है जहाँ पर धना काम किया करता था। वो वहाँ पर धना के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। उसके हाथ में धना की एक फोटो थी, जिसे देखकर महाराजा के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो गैराज के मालिक के पास जाकर धना के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में वो बताता है कि उसके गैराज में काम करने वाला एक कार मैकेनिक पिछले 3 दिनों से गायब है। और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन महाराजा के घर में चोरी हुई थी। और हम देखते हैं कि जब महाराजा को होश आया था तो उसे अपने घर में एक कार की पर्ची मिली थी और ये पर्ची उसी अमीर आदमी की थी जो कि गैराज में अपना चश्मा ढूंढ रहा था। अब महाराजा उस आदमी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर वो अमीर आदमी उसे बताता है कि मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी हुई थी, जहां से मुझे कार 3 दिनों के बाद मिली और इन 3 दिनों में ये कार कहाँ कहाँ गई मुझे कुछ मालूम नहीं। और ये वही दिन है जिस दिन धना ने उस अमीर आदमी की पिटाई की थी। और जब धना इनकी पिटाई कर रहा था उस वक्त महाराजा भी वहीं पर मौजूद था।
और उसे पता चल जाता है कि उस अमीर आदमी की कार धना ने ही यूज की थी। और महाराजा समझ जाता है कि चोरी वाली रात 3 चोरों में से एक चोर धना ही था। इसके बाद महाराजा धना का पीछा करने लगता है, लेकिन धना महाराजा को पीछा करते हुए देख लेता है और वो जानबूझकर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर धना के आदमी महाराजा पर हमला कर देते हैं। लेकिन महाराजा एक एक करके उन सभी को खत्म कर देता है और फिर वो धना से उसके 2 साथियों के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो बताता है कि उनमें से एक आदमी पुलिस स्टेशन में मौजूद है, अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। और इसके बाद महाराजा धना को भी खत्म कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि महाराजा पुलिस स्टेशन में इसी वजह से आया था, क्योंकि धना ने बताया था कि उसका एक साथी पुलिस स्टेशन में मौजूद है और महाराजा का असली मकसद उसको ढूंढना था, ना कि लक्ष्मी को। खैर, अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर गैराज का मालिक वरदराजन से मिलता है और धना के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा कर चला जाता है। अब वरदराजन जल्दी से जल्दी लक्ष्मी को ढूंढकर महाराजा से 5 लाख रुपए लेना चाहता था, इसलिए वो एक पुलिस वाले को बिल्कुल वैसा ही डस्टबिन बनवाने के लिए कहता है, ताकि वो उस डस्टबिन को महाराजा को देकर उससे पैसे ले सकें। अब फिर से साल 2009 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज सैल्वा की बेटी अम्मू का बर्थडे है और सैल्वा अपनी बेटी को देने के लिए एक चेन खरीदता है और फिर वो अपने बाल कटवाने के लिए महाराजा के सैलून में जाता है, ताकि बर्थडे पार्टी में वो अच्छा दिखे। लेकिन इसी दौरान महाराजा के ट्रिमर की बैटरी खराब हो जाती है और वो दूसरी बैटरी लेने के लिए बगल वाली दुकान पर चला जाता है। और इसी बीच सैल्वा का साथी सबरी उसको फोन करके बताता है कि आज के न्यूज़पेपर में उनके द्वारा की गई आखिरी चोरी के बारे में लिखा हुआ है और उसे पूरा यकीन था कि पुलिस को उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सैल्वा उससे बात करके फोन रख देता है और जब वो घूमता है तो वो नोटिस करता है कि महाराजा उसके पीछे ही खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि महाराजा ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। लेकिन महाराजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी और सैल्वा जल्दी जल्दी कटिंग करवाकर वहां से चला जाता है। सैल्वा के जाने के बाद महाराजा देखता है कि सैल्वा अम्मू की चेन सैलून में ही भूल गया था, इसीलिए महाराजा उसकी चेन लौटाने के लिए सैल्वा के घर पर जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त सैल्वा को ढूंढते हुए पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर सैल्वा को लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को सब कुछ बताया होगा। लेकिन महाराजा को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बेचारा तो उसकी चेन लौटाने आया था। खैर, पुलिस को वहां पर देखकर सबरी वहां से भागने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है और सैल्वा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर नकली डस्टबिन बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर चोर कौन बनेगा, जिस पर वरदराजन ये सोचता है कि अपने ही किसी जानकार को चोर बनाकर खड़ा कर देंगे और बाद में उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कई बार कर चुका था। इसलिए यहाँ पर नल्ला शिवम नाम के एक पुलिस खबरी को ही चोर बना दिया जाता है। इसके बाद वरदराजन थाने में फोन करता है और एक पुलिस वाले को महाराजा से फिर से उसकी कहानी पूछने के लिए कहता है और वो पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने के बहाने महाराजा से उसकी कहानी फिर से पूछता है। और वरदराजन भी फोन पर ये सब कुछ सुन रहा था और साथ में नल्ला शिवम को सुना रहा था, ताकि वो सारी कहानी जानकर चोर की एक्टिंग अच्छे से कर सके। और महाराजा फिर से अपनी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन यहाँ पर कहानी का एक बड़ा राज सामने आता है। महाराजा बोलता है कि वो रात 10 बजे अपने घर पर आया था, लेकिन असल में वो घर पर था ही नहीं, बल्कि ज्योति घर पर आई थी, जहाँ पर वो चोर पहले से छुपे हुए थे, जो कि 3 लोग थे, जिनमें से एक था धना, दूसरा था वो पुलिस खबरी नल्ला शिवम जो कि अभी चोर बनने की एक्टिंग करने वाला है, और तीसरा था सैल्वा जो कि 13 साल बाद जेल से छूटा था और सीधा महाराजा से बदला लेने के लिए उसके घर आया था। ये तीनों घर में छुपकर महाराजा का वेट कर रहे थे, लेकिन उस रात महाराजा ज्योति के लिए शूज खरीदने के लिए मार्केट चला गया था, जिसकी वजह से वो लेट हो गया था। और उसके घर पहुंचने से पहले ही ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से वापस घर पहुंच जाती है और वो घर जाकर कपड़े बदलती है, जिसे घर में छुपे हुए ये तीनों लोग देख लेते हैं और फिर ये लोग उसके साथ गलत काम करते हैं और उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर नल्ला शिवम जब महाराजा की कहानी सुनता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है और सैल्वा को फोन करके बता देता है कि महाराजा उन्हें घर में चोरी के बहाने से ढूंढ रहा है। इसके बाद हादसे वाली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब महाराजा ज्योति के लिए स्पोर्ट्स शूज लेकर घर पहुंचता है तो वहां पर अपनी बेटी को बहुत बुरी हालत में देखता है और फिर उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसे बताती है कि उसके साथ ये सब करने वाले 3 लोग थे और वो कुछ भी करके उन तीनों को ढूंढे और उसके सामने लेकर आए, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहती है। इसके बाद से ही महाराजा लक्ष्मी के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाकर उन तीनों को ढूंढने में लगा हुआ था। ज्योति यहाँ पर यह भी बताती है कि उन तीनों में से किसी एक की कमर पर चोट का निशान था। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर पुलिस वाले नकली लक्ष्मी और नल्ला शिवम को लेकर महाराजा के घर पर जाते हैं और उसे उसकी लक्ष्मी लौटा देते हैं। और फिर वरदराजन नल्ला शिवम को चोर की एक्टिंग करने के लिए कहता है और वो डरते डरते एक्टिंग करने लगता है
और महाराजा बहाने से उसकी कमर पर हाथ लगाकर देखता है तो वो चोट का निशान मिल जाता है जिसके बारे में उसकी बेटी ने बताया था, जिससे महाराजा समझ जाता है कि नल्ला शिवम ही वो दूसरा आदमी है जिसने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया था। खैर इसके बाद वरदराजन महाराजा से पूछता है कि इसके साथ क्या करना है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर वरदराजन को पहले से ही पता था कि उस रात यहाँ पर क्या हुआ था। असल में वरदराजन को महाराजा की बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि कोई क्यों ही एक मामूली से डस्टबिन के लिए लाखों रुपए खर्च करेगा, इसलिए उसने महाराजा का पीछा किया और हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से सारी बात पता कर ली थी। और उन्होंने महाराजा को इसके बारे में कुछ इसलिए नहीं बताया ताकि वो उसकी मदद कर सकें और इसी वजह से वरदराजन नल्ला शिवम को लेकर यहाँ पर आया था ताकि महाराजा उसे खत्म कर सके। और इसके बाद महाराजा नल्ला शिवम को खत्म कर देता है। अब वरदराजन और महाराजा को पता चल चुका था कि नल्ला शिवम का तीसरा साथी एक बिल्डिंग में काम करता है और वहाँ पर छुपा हुआ है और महाराजा उसे मारने के लिए सीधा वहाँ पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर सेल्वा को देखता है वो शॉक हो जाता है, उसके हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं और सेल्वा उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। सेल्वा महाराजा को जान से मारने ही वाला था कि तभी महाराजा होश में आता है और सेल्वा को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन सेल्वा महाराजा से कहता है कि मैं तो कुछ दिनों में फिर से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी उभर नहीं पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि टीचर आसिफा ज्योति को लेकर उसी बिल्डिंग में आती है। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का, जो कि इतनी भयानक है कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। ज्योति वहां पहुंचकर महाराजा से कहती है कि वो सेल्वा से अकेले में बात करना चाहती है और महाराजा वहां से बाहर चला जाता है। अब ज्योति को यहाँ पर लग रहा था कि ये लोग उस रात उनके घर में चोरी करने के लिए आए थे, इसलिए वो सेल्वा के सामने कुछ गहने फेंकते हुए कहती है कि तुमने इन गहनों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी ही इस सब को भूल जाऊंगी। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है और तभी सेल्वा के हाथ वो चेन लगती है जो कि उसने अपनी बेटी अम्मू के लिए बनवाई थी। और जैसे ही सेल्वा ज्योति को जाते हुए देखता है उसे उसकी कमर पर एक चोट का निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये उसकी बेटी अम्मू है और उसे अपने पाप का एहसास हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। असल में सेल्वा के अरेस्ट होने के बाद महाराजा अपनी बीवी और बेटी को लेकर सेल्वा के घर पर गया था ताकि वो अम्मू की चेन उन्हें लौटा सके, लेकिन सेल्वा की वाइफ उस चेन को लेने से मना कर देती है क्योंकि ये चेन सेल्वा ने पाप की कमाई से खरीदी थी। इसलिए महाराजा की वाइफ महाराजा को सेल्वा की बेटी के लिए पास की दुकान से ही कोई खिलौना खरीदने के लिए कहती है। मतलब उस दिन जब महाराजा खिलौना खरीद रहा था तो वो अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी के लिए खरीद रहा था। और जिस घर में महाराजा की बीवी बेटी बैठी हुई थी वो घर महाराजा का नहीं बल्कि सेल्वा का था और उस घर में उस वक्त सेल्वा की बेटी और बीवी भी मौजूद थे। और तभी एक ट्रक एक्सीडेंट की वजह से छत नीचे गिर गई, जिसके नीचे दबने की वजह से महाराजा की बीवी बेटी और सेल्वा की वाइफ की डेथ हो गई और यहाँ पर सिर्फ सेल्वा की बेटी ही बच पाई थी। सेल्वा को अपने पाप का एहसास होते ही वो छाती पीट पीट कर रोने लगता है और अंत में बिल्डिंग से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थी महाराजा मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।